वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं मिड सेशन पेपर का सॉल्यूशन। पोर्शन है जूलॉजी। मेरा नाम है मोहम्मद शहरियार और मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 91। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर। हमें सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट मैच्ड पेयर। पहला ऑप्शन है इसमें फॉर स्कैटल मसल्स इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। तो ये करेक्ट है, हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखिए, विसरल मसल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गैमीट्स। इट इज ऑल्सो करेक्ट। विसरल मसल्स हैं जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन करती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और जो गैमीट्स हैं ओवम या स्पर्म इनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये करेक्ट है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है, यहां तक तो ठीक है। एंड अनस्टेटेड, इनमें फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए अनस्टेटेड नहीं होती। इनका स्ट्रक्चर स्कैटर मसल से रिजेंबल करता है। इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फेसिया। फेसिया एक्चुअली आउटर मोस्ट कोलेजनस कवरिंग होती है, किडनी की चारों तरफ भी होती है और ये मसल की चारों तरफ भी होती है, तो ये भी करेक्ट है। कोलेजनस कनेक्टिव लेयर ऑफ टिश्यू, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर है 91 क्वेश्चन का थर्ड। हिंदी में देखते हैं इसको। गलत मिलान वाली जोड़ी चुने। पहला ऑप्शन है कंकालीय पेशियां चलने फिरने की क्रियाओं और शरीर की मुद्रा में बदलाव में शामिल। ये करेक्ट है। आंतरिक पेशियां भोजन और युग्मकों का परिवहन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो विसरल मसल्स या चिकनी पेशियां होती हैं वो फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं और ये गैमीट्स ओवम का ट्रांसपोर्ट करती हैं और आहारनाल के अंदर फूड को आगे बढ़ाती हैं और क्रमानुकुंचन गति करती हैं, ये भी ठीक है। हृदय पेशियां ये अनैच्छिक होती हैं, यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरेखित होती हैं, ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है फेसिया, जो पेशियों के चारों तरफ कोलेजन की एक मोटी परत होती है, टफ लेयर्स होती है, ऊतक की कोलेजनस संयोजी परत, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पे हमें सिलेक्ट करना था इनकरेक्ट, तो इसका हृदय पेशी वाला जो ऑप्शन थर्ड है ये इनकरेक्ट है। तो 91 का आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं 92। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट। कौन सा मैच पेयर करेक्ट है, इसमें हमें करेक्ट तलाश करना है। ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू द जी एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड यू नो वेल कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, जो एफ एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनके ऊपर बाइंड होती है, तो ये तो हुआ इनकरेक्ट, ये जी एक्टिन पे बाइंड नहीं होती। दूसरा ऑप्शन सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ रिलैक्सेशन, ये भी इनकरेक्ट है, ये फंक्शनल यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की होती है। दूसरा मायोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मायोफिलामेंट जो होते हैं वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पूरे सार्कोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं विद इन द सेल, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबुलर हेड, जो मायोसिन का ग्लोबुलर हेड होता है वो कंटेन बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन फिलामेंट, ये बिल्कुल ठीक है। जो मायोसिन का हेड होता है इस तरह से बना होता है हेड, तो इसमें यहां पे तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और इसके नीचे वाले पोर्शन में यहां पे होती है एटीपी बाइंडिंग साइट्स और ये ग्लोबुलर होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके आगे जो पार्ट है ये फाइब्रस होता है, ठीक है, फाइब्रस हेड, ये लाइट मिडोमायोसिन और ये हैवी मिडोमायोसिन से बनी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इट इज द करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4, ग्लोबुलर हेड कंटेन बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सी मिलान जोड़ी सही है। पहला ऑप्शन देखिए, ट्रोपोमायोसिन अपनी पूरी लंबाई में जी एक्टिन के करीब चलता है। एक्चुअली ये एक्टिन फिलामेंट्स पे बाइंड होता है जो एफ एक्टिन होते हैं, तो ये ऑप्शन हुआ गलत। सार्कोमियर विश्राम की कार्यात्मक इकाई है या क्रियात्मक इकाई है, ये विश्राम की नहीं बल्कि संकुचन की होती है, इसलिए ये भी गलत हुआ। मायोफिलामेंट्स प्लाज्मा झिल्ली में समानांतर रूप से व्यवस्थित तंतु, ये प्लाज्मा झिल्ली में नहीं होती, सार्कोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इसलिए ये भी इसका इनकरेक्ट हुआ। फोर्थ ऑप्शन गोलाकार हेड या गोलाकार सिर,
जो मायोफिलामेंट होते हैं उसका जो हेड है ग्लोबुलर वो इस तरह से बना होता है, जिसमें यहां पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और ये होती है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। या एटीपी बंधन स्थल, जहां पे एटीपी एंजाइम की एक्टिविटी भी होती है। इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एटीपी के लिए बंधन स्थल और एक्टिन के लिए सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। तो इसका चौथा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कि उसमें इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लिया और इनकी जगह इनकरेक्ट की जगह करेक्ट समझ के आ जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। तो यहां पे हमें देखना है इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो मसल फाइबर है उसके बारे में इनकरेक्ट क्या है। द थिन फिलामेंट्स एक्टिन आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं आई बैंड के वो जेड लाइन से जुड़े होते हैं। द थिक फिलामेंट्स मायोसिन आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ ए बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। और जो ए बैंड होता है उसमें थिक फिलामेंट्स के बीचों बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एम लाइन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिलामेंट्स। ए और आई बैंड जो है वो ऑल्टरनेट फैशन में लगे होते हैं एक मायोफिलामेंट के अंदर, मायोफिब्रिल के अंदर। इट इज ऑल्सो करेक्ट। एच जोन शो ओवरलैपिंग। पहली बात, जो एच जोन है उसमें सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। जो ए बैंड का नॉन ओवरलैप्ड पार्ट होता है उसी को एच जोन बोलते हैं। तो एच जोन शो ओवरलैपिंग ऑफ थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स। ये ऑप्शन गलत है। तो 93 का जो सही आंसर है वो है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, कंकालीय पेशियों के पेशी तंतु के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यहां पे गलत देखना है, सही नहीं देखना है। पहला देखिए, पतले तंतु जेड रेखा से मजबूती से जुड़े होते हैं और ये ठीक है। जो आई बैंड के अंदर पतले तंतु वो मजबूती से जेड लाइन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मोटे तंतु ए बैंड के बीच में एम रेखा नामक एक पतली रेशेदार झिल्ली द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और ये भी ठीक है। जो ए बैंड है उसके बीचों बीच में एम लाइन होती है जो एक्चुअली एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो एम लाइन है। ये सारे थिक फिलामेंट्स को आपस में बाइंड करके रखती है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए और आई बैंड मायोफिब्रिल की पूरी लंबाई में एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो एकांतर क्रम में लगे होते हैं, पहले थिक ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, इस तरह से लगे होते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, एच क्षेत्र। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो एच क्षेत्र होता है सार्कोमेयर का पार्ट, वो ए बैंड के अंदर वो भाग है जहां पे थिन और थिक फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग या अतिव्यापन नहीं होता, उसी को एच जोन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के केस में समाप्त भी हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एच जोन होता है नॉन ओवरलैप्ड या बिना अतिव्यापन वाला क्षेत्र और इसमें अतिव्यापन को बता दिया। एच क्षेत्र पतले और मोटे मायोसिन तंतुओं के अतिव्यापन को दर्शाता है और यह बिल्कुल गलत है। इसलिए 93 का जो सही उत्तर है वो है फोर्थ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज इनकरेक्ट। फिर देखिए यहां पे इनकरेक्ट पूछा है ना कि करेक्ट, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। पहला स्टेटमेंट, मायोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन और एंड यू नो वेल मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट सिमिलर टू hemoglobin and is present in muscles. It is correct option. Muscle contraction initiated by signal sent by CNS. यहां तक ठीक है। Via sensory neuron. It is incorrect. सेंसरी न्यूरॉन नहीं होना चाहिए था, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, इसलिए ये हुआ इनकरेक्ट। एसिटाइलकोलिन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा एंड when acetylcholine bind on sarcolemma on the receptor molecules, it initiate the opening of the sodium channels. The membrane get excited, sodium channel gets open, and sodium influx occurs from ECF into the postsynaptic neuron, generating action potential. It is correct. Fourth, motor end plate.
junction between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber. It is also correct. When axon terminal of a motor neuron binds on sarcolemma of skeletal muscle or any muscle, it is called neuromotor junction or neuromuscular junction or motor end plate. It is also correct. तो इनकरेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड. तो 94 का सही आंसर है 2. हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत है? पहला ऑप्शन देखिए, यहां पे भी गलत को चुनना है, सही नहीं. मायोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक जो ऑक्सीजन संग्रहित करता है, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है. दूसरा, पेशी संकुचन संवेदी न्यूरॉन, यहां पे संवेदी न्यूरॉन नहीं होता, मोटर न्यूरॉन होता है. संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से सीएनएस द्वारा भेजे गए संकेत द्वारा आरंभ किया गया. तो सीएनएस तो भेजता है मैसेज, लेकिन वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है, चालक न्यूरॉन के थ्रू. इसलिए ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है और यही इसका सही आंसर है. तीसरा चौथा भी देखिए, एसिटाइलकोलिन सार्कोलेमा में क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल ठीक है. प्रेरक अंत्यपट्टिका जिसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल और मतलब चालक न्यूरॉन का जो टर्मिनल होता है, अक्षतंतु या तंत्रिका अक्ष जो टर्मिनल है, वो सार्कोलेमा से बाइंड होकर बनाता है. इसको बोलते हैं न्यूरोमोटर एंड प्लेट, ये मोटर एंड प्लेट, ये न्यूरोमोटर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इट इज ऑल्सो करेक्ट. और इसका गलत ऑप्शन हुआ 2. तो 94 का सही आंसर है, सही उत्तर है 2. 95, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल टेक प्लेस ड्यू टू. मसल का रिलैक्सेशन क्यों होता है? तो मसल का रिलैक्सेशन तब होता है जब एक्टिन फिलामेंट और मायोफिलामेंट का जो क्रॉस ब्रिज टूटता है. और क्रॉस ब्रिज टूटता कब है? जब मायोसिन हेड एक पावर स्ट्रोक करता है. पावर स्ट्रोक करता है तो उस पर एडीपी और आईपी जो बाइंड थे वो अलग हट जाते हैं और उस पर एटीपी बाइंड करता है. जैसे ही एटीपी बाइंड करता है तो मायोसिन हेड पीछे की तरफ रिवर्ट बैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिज है एक्टिन फिलामेंट का और मायोसिन फिलामेंट का वो टूट जाता है. प्लस जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्शन पोटेंशियल, वो एक्टिवली कैल्शियम आयन को जो सार्कोलेमा से, ये सार्कोप्लाज्म से एब्जॉर्ब कर लेती है. तो पहला ऑप्शन है पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज करेक्ट. बाइंडिंग ऑफ एटीपी विद मायोसिन हेड, इट इज ऑल्सो करेक्ट. Conformational changes in troponin and masking the myosin binding site of the actin filament when sarcoplasmic reticulum actively pump the calcium inside the sarcoplasmic reticulum. Then calcium from troponin C detached, and when the calcium from troponin C detached, the structural change occurs in the troponin and tropomyosin, and the troponin tropomyosin complex return back to their original position, masking the मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट. तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. इसके तीनों करेक्ट है रिलैक्सेशन के रेस्पेक्ट में. तो इसका आंसर होगा 4th. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल 3 आर करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है 4th. हिंदी में देखिए, पेशिका शिथिलन किसके कारण होता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का अवशोषण कर लेती है और सार्कोप्लाज्म से ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम वापस चला जाता है, जिससे ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है और ये एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन बाइंडिंग साइट को वापस ढक लेता है. तो थर्ड भी ठीक है. और मायोसिन का जो हेड है उस पर एटीपी बाइंड कर जाती है, जिससे एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज टूट जाता है. ये भी ठीक है इसका. तो इसका ऑप्शन है 4th. फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड ये सभी सही है रिलैक्सेशन के केस में. तो इसका सही उत्तर है 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर ह्यूमन स्केलेटन. यहां भी हमें करेक्ट देखना है, तो आपका फोकस होना चाहिए करेक्ट पे. ह्यूमन स्केलेटन के बारे में क्या सही है ये देखना है. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ अडल्ट मैन कंसिस्ट 80 फॉर एक्सियल एंड 120 फॉर अपेंडिकुलर, 126 bones. It is correct option. Axial skeleton consists 80 bones and appendicular skeleton consists 126 bones. Total 206 bones. It is correct option. And the number of bones in the skull of man is. अब इसमें हम दो तरह से सोच सकते हैं. जैसे एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, लेकिन उसमें ईयर ऑस्किल्स और हार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है. तो टोटल इंक्लूड करें तो 29 होती हैं. तो ना तो ये 29 है और ना ही 22 है. तो ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड. थर्ड, नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन क्रेनियम इज 8. ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स
1 frontal, 2 temporal, 2 parietal, 1 occipital, 1 ethmoid and 1 sphenoid bone. Total number of bones are 8 in cranium. तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. द नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम इज 7. वर्टिब्रल कॉलम का जो सर्वाइकल पार्ट है यहां पे 7 होती है, टोटल तो 26 है एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में. तो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट. नाउ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट एंड थर्ड. तो आंसर शुड बी सेकेंड. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. 96 का हिंदी वर्जन देखिए. मानव कंकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वयस्क मनुष्य के अक्षीय और उपांगीय कंकाल में क्रमशः 80 और 126 अस्थियां होती हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है एग्जैक्टली. मनुष्य, दूसरा स्टेटमेंट, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है. तो या तो ये होना चाहिए था 22, तब भी ठीक होता, और 29 होता जिसमें ईयर ऑसिकल्स और हाइट को इंक्लूड किया था, तब भी इसको ठीक मानते. लेकिन यहाँ पे 28 है जो किसी भी तरह से सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये गलत है. थर्ड देखिए, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है. मानव कपाल में, क्रेनियम, कपाल में अस्थियां होती हैं 8. एक फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीटल, एक एथमॉइड और एक स्फिनॉइड. इन सबसे मिलकर बनता क्रेनियम या कपाल. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. फोर्थ, कशेरुक दंड में अस्थियों की संख्या 7 होती है. तो कशेरुक दंड का सिर्फ एक पार्ट है सर्वाइकल रीजन जहां पे 7 होती है, टोटल तो 26 पाई जाती हैं, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. तो इसका सही उत्तर होगा, हमें यहां पे सही देखना था ना, तो सही स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो 2 इसका सही उत्तर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 97. अरेंज द फॉलोइंग बोन्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग लेंथ. वी हैव टू सेलेक्ट द बोन्स, longest, then small, then small, then small. The longest bone in first option is humerus, correct. Then ulna, then radius, then metacarpals, then carpals. ये करेक्ट है. सबसे लंबी बोन ह्यूमरस है, उसके बाद में अल्ना आती है जो बाहर की तरफ है, और फिर रेडियस आती है जो अंदर की तरफ है ये, और उसके बाद में मेटाकार्पल जो लंबी लंबी अस्थियां हैं, और उनसे छोटी होती हैं कार्पल्स, और ये फेलेंजेस सबसे छोटी छोटी हड्डियां होती हैं. Humerus, ulna, radius, metacarpals and carpals. It is correct order. Second, third and fourth ऑप्शन भी देखते हैं हम. Humerus, ulna, radius यहां तक ठीक है. कार्पल लेकिन छोटे होते हैं मेटाकार्पल से, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन गलत हुआ. थर्ड भी देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. रेडियस जो है अल्ना से छोटी होती है, तो रेडियस को अल्ना के बाद में आना चाहिए था, ये भी गलत हुआ. ह्यूमरस, अल्ना, मेटाकार्पल, लेकिन मेटाकार्पल से बड़ी होती है रेडियस, तो रेडियस को पहले आना चाहिए था, मेटाकार्पल इसके बाद में आते, तो ये भी गलत हुआ. देयरफॉर द राइट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन 97 इज फर्स्ट. हिंदी में देखिए, निम्नलिखित हड्डियों को उनकी घटती लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें. तो हमारी जो फोलिम्स है या अग्रपाद है, उसमें सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमरस, उससे छोटी है अल्ना, उससे छोटी है रेडियस, उससे छोटे मेटाकार्पल्स, और सबसे छोटे कार्पल्स हैं यहाँ पे इन हड्डियों में. तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है. अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं. ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस यहां तक तो ठीक है, लेकिन कार्पल मेटाकार्पल से छोटे होते हैं, तो इनको इसके बाद आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत हुआ. थर्ड में देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. अल्ना रेडियस से बड़ी है, रेडियस से छोटी, तो इसके बाद आना चाहिए था, ये भी गलत हुआ. फोर्थ, ह्यूमरस, अल्ना, मेटाकार्पल, लेकिन रेडियस मेटाकार्पल से बड़ी होती है, इसलिए रेडियस को पहले आना चाहिए था, ये भी गलत हुआ. तो 97 क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 1. सही सीक्वेंस है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 98. Which one of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton? Which one of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton? ह्यूमन के एक नॉर्मल स्केलेटन के बारे में क्या क्या सही है वो देखना है हमें. पहला ऑप्शन देखिए, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट. करेक्ट है. ये जो पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल, जितनी बोन्स आपस में जुड़ी है ये फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड देखिए, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस. ये गलत बात है. फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होती है ना कि एक्सिस. एक्सिस सेकंड होती है, इसलिए ये हुआ इनकरेक्ट. थर्ड, the 9th and 10th pairs of ribs are called floating ribs.
ये इंफॉर्मेशन भी गलत है. फ्लोटिंग रिब्स आर 11th and 12th pairs. So option 3 is also incorrect. And glenoid cavity is depression to which the thigh bone articulates. Glenoid cavity is present in pectoral girdle below the acromion process. Here the head of humerus joint. तो यहां पे थाई बोन नहीं जुड़ती, यहां पे हमारी फोर लिम्ब की फर्स्ट बोन जुड़ती है, इसलिए ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 98 इज फर्स्ट. हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य मानव कंकाल के एक निश्चित भाग का सही वर्णन है? पहला ऑप्शन, खोपड़ी की पैराइटल अस्थि और टेम्पोरल अस्थि रेशेदार संधि से जुड़ती हैं. ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फाइबरस जॉइंट्स पाए जाते हैं, सूचर्स बोलते हैं इनको. दूसरा ऑप्शन, प्रथम कशेरुका एक्सिस होती है, और ये इंफॉर्मेशन गलत है क्योंकि एक्सिस नहीं होती, ये एटलस होती है, और यहाँ पे एटलस होता तब ये सही आंसर होता. तो इसका सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. थर्ड भी देखो, पसलियों की 9वीं और 10वीं जोड़ी को प्लावी पसलियां कहते हैं. प्लावी पसलियां होती हैं लास्ट की 11 और 12 जोड़ी जो होती हैं. 9th 8 9 10th होती हैं फॉल्स रिब्स, जिनको वर्टिब्रल कॉर्नर रिब्स बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है. फोर्थ, ग्लेनोइड गुहा एक गर्त है, यहां तक तो बात ठीक है, जिसमें जांग की अस्थि, जांग की नहीं, हमारे अग्रपाद की जो पहली अस्थि है ह्यूमरस, उसका हेड बाइंड करके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर है पहला, फर्स्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर, और फिर से फोकस करना है आपको इनकरेक्ट मैच, नॉट द करेक्ट. पहला ऑप्शन देखिए, pivotal joint between atlas and axis, it is correct. एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोटल जॉइंट होता है. सिमिलरली ह्यूमरस यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है. सेडल जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द कार्पल, इट इज ऑल्सो करेक्ट. फर्स्ट मेटाकार्पल थंब का जो मेटाकार्पल होता है, और इसके जो पीछे कार्पल है इसके बीच में सेडल जॉइंट पाया जाता है, इट इज करेक्ट. थर्ड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड pelvic girdle, no. The ball and socket joint of humerus is with pectoral girdle inside the glenoid cavity below the acromion process. The third option is incorrect. Incorrect. And we have to find out the incorrect match. The third is incorrect. Fourth भी देखिए, gliding joint between the carpals, और carpals के बीच में gliding joint होता है, discorrect. ये correct है. तो incorrect option of question 98 is third. The third is the correct answer. 99, गलत मिलान जोड़ी की पहचान करें. पहले लिखा है गलत, गलत की संधि, गलत को हमें पहचान करना है. पहला ऑप्शन देखिए, धुराग्र संधि एटलस और अक्ष या एक्सिस के बीच में पाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक है. सैडल संधि कार्पल और प्रथम मेटाकार्पल के बीच में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है. बॉल और सॉकेट संधि ह्यूमरस और श्रोणी मेखला, ह्यूमरस और श्रोणी मेखला के बीच पाई जाती है, ये गलत है. ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी ऑफ अंश मेखला, अंश मेखला की जो ग्लेनोइड कैविटी वहां पर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हुआ. इसलिए थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है. फोर्थ भी देख लो, जो कार्पल के बीच की संधि ग्लाइडिंग संधि है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये भी ठीक है. तो क्वेश्चन 98 का सही उत्तर है 3. 100, ये इट इज द क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन. और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं असर्शन रीजन वाले, तो असर्शन को आप पढ़ें और उसको मान लें क्वेश्चन, और रीजन को समझिए उसका आंसर. अगर रीजन उसका सही आंसर दे रहा है, उसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन होगा 1, और वो सही जरूर है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नेक्स्ट होगा. और अगर वो गलत है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन मतलब सी, और अगर दोनों ही गलत है तो फिर फोर्थ ऑप्शन आता है. असर्शन 1, bone has very hard matrix, correct, whereas cartilage has pliable matrix, correct. Assertion is correct. Reason, bone has calcium salts, correct, and these calcium salts, especially calcium, magnesium phosphate, magnesium or calcium phosphate, magnesium and calcium phosphate are the main cause of the hardness of the bones. Bone has calcium salts in matrix, correct, and whereas the cartilage has the chondroitin salts in its matrix, therefore the matrix of cartilage is pliable. And reason is true,
as well as it explains why the assertion asks. Therefore, assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Option first is correct option. तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 1. हिंदी में देखिए, कथन है अस्थि में बहुत कठोर मैट्रिक्स होता है जबकि उपास्थि में लचीला मैट्रिक्स पाया जाता है. ये बिल्कुल सही है, और इसके सही होने का कारण क्या है कि अस्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट पाए जाते हैं जिससे उसको बहुत हार्ड होता है, जबकि जो कार्टिलेज है वो थोड़ा लचीला होता है क्योंकि इसमें कॉन्ड्रोइटिन साल्ट भरे होते हैं जिससे उसमें हल्का सा लचीलापन आ जाता है. तो कारण इसका बिल्कुल सही है. अस्थि के मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण होते हैं जबकि उपास्थि के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन लवण पाए जाते हैं. ये बिल्कुल सही है और सही से इसकी व्याख्या करता है. इसके इसका ऑप्शन होगा पहला. असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं तथा रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है. उत्तर होगा इसका 1. तो क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर है 1. क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं 101. स्टेटमेंट फर्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम इज कनेक्टेड टू pelvic girdle in sacral region. इट इज करेक्ट. हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लंबर के बाद में सैक्रल रीजन आता है. सैक्रम एक बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन, जो पेल्विक गर्डल की इलियम बोन के साथ अटैच होती है और ज्वाइंट बनता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड, द पेक्टोरल, pelvic girdle and bones of limbs form the appendicular skeleton. It is also correct. Appendicular skeleton include the girdles, pelvic and pectoral girdle, and forelimbs and hind limbs. It is correct option. तो statement 1 and statement 2 are correct. तो इसका आंसर है फर्स्ट. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 101 इज फर्स्ट. हिंदी में देखिए, कथन 1, कशेरुकदंड त्रिकास्थी क्षेत्र में श्रोणि मेखला से जुड़ा होता है. ये बिल्कुल सही है. और कथन सेकंड, अंश मेखला, श्रोणि मेखला और पादों की अस्थियां उपांगी कंकाल बनाती हैं, और ये भी बिल्कुल सही है. तो दोनों कथन बिल्कुल सही है. इसके उत्तर होगा 1. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 101, 102. Calcium is important in skeletal muscle contraction because, as you know well, calcium is required at neuromotor junction as well as it get attached for troponin C of actin filaments. When calcium bind on troponin C of actin filament, troponin structural change occurs in troponin and it leads to unmasking of the myosin binding sites of actin filaments. Option 1, detach the myosin head from the actin filament. It is incorrect. ये डिटैच नहीं करता, ये अटैच करने के लिए आता है. Activate the myosin ATPase by binding to it. It is also incorrect. इसके एक्टिव होने से कोई रिलेशन नहीं है. Bind to troponin to remove the masking of active sites of the actin filaments for myosin. It is correct. So third is the correct option. Fourth, prevents the formation of bonds between myosin cross bridge and actin filament. It is also incorrect. तो करेक्ट ऑप्शन इसका है थर्ड. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 102 इज थर्ड. इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन. हिंदी में देखिए, कैल्शियम कंकाल पेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक्टिन तंतु से मायोसिन सिर को अलग करता है. ये बात बिल्कुल गलत है. मायोसिन एटीपीएस को बांधकर सक्रिय करता है. ये भी गलत है. इसका कोई रिलेशन इससे नहीं होता. मायोसिन के लिए एक्टिन पर सक्रिय स्थल को ढके हुए भाग को हटाने के लिए ट्रोपोनिन से जुड़ता है. ये बिल्कुल सही है. जैसे ट्रोपोनिन से पे कैल्शियम जुड़ता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के संरचना में परिवर्तन होता है और ये एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन बाइंडिंग साइट से दूर हो जाती है. अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं, क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं. तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर है 3. चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं. मायोसिन क्रॉस सेतु और एक्टिन तंतु के बीच के बंध के गठन को रोकता है. ऐसा भी कुछ नहीं करता. ये भी गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The neural organization in Hydra is composed of
हाइड्रा का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, तो उसमें एक्चुअली एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कुछ प्लेक्सस के थ्रू जुड़ जाते हैं और एक जाल या नेटवर्क बनता है, एंड इट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. नाउ फॉर ऑप्शन फर्स्ट, अ नंबर ऑफ गैंग्लिया, यू नो दैट गैंग्लिया आर नॉट फॉर्म्ड, तो इट इज इनकरेक्ट. एंड न्यूरल टिश्यू होता है लेकिन गैंग्लिया नहीं बनते हाइड्रा के अंदर. नर्व्स नहीं होते, फाइबर जरूर होते हैं, वो भी एपोलर. एंड गैंग्लिया, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यू ओनली, इट इज करेक्ट. नेटवर्क है न्यूरॉन्स का जो प्लेक्सस बनाती नर्व्स, एपोलर नर्व्स, और इसमें कोई गैंग्लिया या नर्व नहीं बनते. इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन भी देखिए, नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यूज, प्लेक्सस एंड गैंग्लिया. प्लेक्सस तो होते हैं, नेटवर्क भी होता है, बट गैंग्लिया नहीं बनते, इसलिए ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है. तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 103 इज थर्ड. हिंदी में देखिए इसको जरा. हाइड्रा में तंत्रिका संगठन निम्न में से बना होता है. तो हाइड्रा में जैसे जानते हैं कि एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और आपस में वो प्लेक्सस से जुड़ के एक जाल बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड प्रकार का नर्वस सिस्टम. और ये सबसे सरल प्रकार का नर्वस सिस्टम है, इसमें नर्व्स और गैंग्लिया कुछ भी नहीं बनते. अब देखिए पहला ऑप्शन, कई गैंग्लिया नहीं बनते. तंत्रिका ऊतक जरूर होता है, तंत्रिका, तंतु और गैंग्लिया नहीं बनते. तीसरा ऑप्शन, केवल तंत्रिका ऊतकों का जाल, और ये बिल्कुल सही है, न्यूरॉन्स का जाल होता है जिससे डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम बनता है. तंत्रिका ऊतकों, प्लेक्सस और गैंग्लिया का जाल, यहाँ पे गैंग्लिया नहीं बनते. तंत्रिका ऊतक जरूर है, प्लेक्सस भी बनते लेकिन गैंग्लिया नहीं होते. तो 103 का जो सही उत्तर है वो है 3. Which of the following statement is correct with respect to Nissel's granules? As you know that the Nissel granules are the combinations of ribosomes and endoplasmic reticulum, or you can say rough endoplasmic reticulum. Their function is to produce the protein for the neurons, and the Nissel's granules are present in cytosol and some amount in dendrites, not in axon. Now we have to see the option first. These are granular bodies found in the dendrites, यहां तक ठीक है, and axon में नहीं पाए जाते. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमें यहां पे सिलेक्ट करना है करेक्ट. These are clusters of ribosomes found in dendrites of neurons only. डेंड्राइट्स में होते हैं लेकिन ओनली डेंड्राइट्स में होते हैं, इसलिए ये गलत है. और अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की. These are clusters of ribosomes found in the cytoplasm of cell body. It is correct. फोर्थ भी देखते हैं. These are granular bodies found in the axon region of neurons. एक्सोन में ये नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 104 इज थर्ड. हिंदी में देखिए, निसिल की कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला उत्तर देखिए, इसमें हमें सही की बात करनी है. ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एवं तंत्रिकाक्ष में पाए जाने वाले दानेदार काय हैं. डेंड्राइट्स में तो होते हैं निसिल ग्रेन्यूल, लेकिन तंत्रिकाक्ष में नहीं होते, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है. ये केवल, दूसरा ऑप्शन देखिए, ये केवल न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स के समूह हैं. राइबोसोम के समूह जरूर है लेकिन केवल नहीं पाए जाते. न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में होते हैं लेकिन साइटोन में भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी गलत हुआ. ये कोशिका काय के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम्स के समूह हैं, ये बिल्कुल सही बात है. हालांकि डेंड्राइट्स में भी होते हैं लेकिन इसमें कोई गलत नहीं कहा, यहां तक बिल्कुल ठीक है. फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं. ये न्यूरॉन्स के तंत्रिकाक्ष में ये नहीं पाए जाते, एक्सोन में नहीं पाए जाते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. इसलिए 104 का जो सही उत्तर है वो है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज इनकरेक्ट? फिर से फोकस कीजिए, यहां पे इनकरेक्ट पूछा है. यूनिपोलर न्यूरॉन्स फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, करेक्ट है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में तो होते ही हैं. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनवेलप्ड विद माइलिन, इट इज ऑल्सो करेक्ट. जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, ये करेक्ट है. मल्टीपोलर न्यूरॉन
found in retina of eye. In retina of eye, only bipolar neurons are found, not multipolar neurons. Multipolar neurons are found inside the CNS. So option third is incorrect. And we have to select incorrect option. So option 3 is incorrect. Therefore, the answer of question number 105 is third. Fourth option भी देखिए, dendrites, projection of neuron cell body. Yes, dendrites और axon दोनों ही cell body से निकलने वाले न्यूरल प्रोसेसेस होते हैं, इनको न्यूराइट्स भी कहा जाता है, प्रोजेक्शंस भी कहा जाता है. तो ये करेक्ट है और इसलिए इसका सही आंसर है थर्ड. निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत है? पहला ऑप्शन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स. एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स आमतौर पर भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल सही है. इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं. माइलिनेटरी तंत्रिका तंतु जिनके ऊपर माइलिन से कवर बना होता है, माइलिन से आच्छादित होते हैं, ये बिल्कुल सही है. बहुध्रुवीय न्यूरॉन आंख के रेटिना में पाए जाते हैं. आंख के रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, द्विध्रुवीय, इसलिए ये हुआ इनकरेक्ट और इसका सही आंसर है 105 का 3. डेंड्राइट्स न्यूरॉन कोशिका काय का प्रवर्धक, ये बिल्कुल ठीक है. तो ये जो ठीक है वो अलग है. इसका 105 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 3, जिसमें इनकरेक्ट पोर्शन है. क्वेश्चन नंबर 106, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स. यस, this statement can be best demonstrated as neurons are excitable cells because they are polarized and respond to their stimuli. अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहा जाता है इनको? फर्स्ट ऑप्शन, आयन चैनल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल. तो आयन चैनल्स तो और भी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं और सेलेक्टिवली परमेबल भी होते हैं. तो हम सारी न्यूरॉन्स को, सारी सेल्स को एक्साइटेबल थोड़ी मान लेंगे. ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एग्जिस्ट्स इन पोलराइज्ड स्टेट, इट इज करेक्ट, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलाई उनको दिए जाते हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्ड करते हैं. इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड, द मेम्ब्रेन इज परमेबल टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज आयंस. ऐसा कुछ भी नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, एंड यू नो the different types of ion channels are also present in other cell membranes also. So it is not the correct explanation of why the neurons are excitable cells. The correct explanation of the excitable cells of neurons is the membrane of neuron exists in polarized state and respond to stimuli or stimulus. The correct explanation है 2. तो answer of the question number 106 is 2. न्यूरॉन्स उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं. इस कथन को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है. पहला आंसर देखिए ऑप्शन, तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर मौजूद आयन चैनल चयनात्मक पारगम्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये अदर कोशिका की मेम्ब्रेन में भी होते हैं, इसलिए ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. दूसरा देखिए, न्यूरॉन की झिल्ली ध्रुवित अवस्था में होती है, यहां तक बिल्कुल बात ठीक है, और उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करती है, और ये इसका सही व्याख्या है. तो दूसरा ऑप्शन सही है. तीसरा भी देखिए, झिल्ली धनात्मक आवेशित आयनों के लिए पारगम्य और ऋणात्मक आवेशित आयनों के लिए अपारगम्य होती है. ऐसा नहीं है, क्लोराइड आयंस भी पार हो सकते हैं, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. फोर्थ, न्यूरॉन्स की प्लाज्मा झिल्ली पर विभिन्न प्रकार के आयनिक चैनल मौजूद होते हैं. तो ये न्यूरॉन में नहीं, सभी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन में होते हैं, तो ये उसको एक्साइटेबल होने का या उत्तेजनशील होने का कारण नहीं बता सकता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. तो उसका सबसे सही आंसर है 2. क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर है 2. 107, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रेस्टिंग स्टेट. न्यूरॉन्स के अंदर जो रेस्टिंग स्टेट है, इसका सही कौन कौन से ऑप्शन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेट के बारे में. न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, इट इज करेक्ट. एट द रेस्टिंग स्टेज देयर इज नो नर्व कंडक्शन, इस इंपल्स कंडक्शन. सेकंड, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड, इट इज आल्सो करेक्ट. Axonal membrane is positive outside and negative inside at resting stage, it is correct. And the nerve fiber is stimulated and conduct mechanical or electrical impulse.
नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जरूर चलता है लेकिन रेस्टिंग स्टेज में नहीं चलता, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। फोर्थ, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, इट इज जस्ट रिवर्स्ड कंडीशन एंड इज नॉट करेक्ट फॉर रेस्टिंग स्टेट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट एंड वी हैव टू सेलेक्ट करेक्ट अबाउट रेस्टिंग स्टेट। तो 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 107। हिंदी में देखिए, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, विश्राम अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, यहां पे देखनी है हमें विश्राम अवस्था और उसके बारे में सही कथन तलाश करना है। न्यूरॉन कोई आवेग संवहन नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, विश्राम की अवस्था में कोई संवहन नहीं होता। तंत्रिकाक्ष झिल्ली बाहर से धनात्मक और अंदर से ऋणात्मक होती है और ये तो पोलराइज कंडीशन का या दुर्विध अवस्था का मेन कारण यही होता है। थर्ड, तंत्रिका तंतु उत्तेजित होता है और यांत्रिक या विद्युत आवेग चलन करता है। रेस्टिंग या विश्राम की अवस्था में कोई तंत्रिका आवेग का संवहन नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन, तंत्रिकाक्ष झिल्ली बाहर से ऋणात्मक और अंदर से धनात्मक होती है, ये उस बिंदु पर होती है जहां पे एक्शन पोटेंशियल विकसित होता है, जिसको बोलते हैं विध्रुवण, वहां पे होती है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होती, इसलिए फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 107 के सही ऑप्शन है फोर्थ, ये इसका सही उत्तर होगा। विच डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ion and potassium ions in a section of non-myelinated neuron which is at resting potential। रेस्टिंग स्टेज में देखना है, तो आपको पता है पहले से कि रेस्ट की कंडीशन विच इज कॉल्ड पोलराइज कंडीशन। इन दिस कंडीशन द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। आउटसाइड और इन ECF सोडियम आयंस आर हायर इन नंबर, बट इन ICF इंटरसेल्युलर फ्लूइड पोटेशियम आयंस आर हायर इन नंबर और कंसंट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव जरूर है, लेकिन यह बाहर सोडियम लो है, पोटेशियम अंदर लो है, यह गलत है। बी ऑप्शन में देखिए, सोडियम बाहर लो, पोटेशियम अंदर हाई, पोटेशियम अंदर हाई जरूर होता है, बाहर सोडियम हाई होता है, और यहां पे चार्ज भी उल्टे हैं, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, सी ऑप्शन, सोडियम बाहर हाई, पोटेशियम अंदर लो है, और बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, नीचे कुछ चार्ज ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन देखिए, डी वाला पार्ट, सोडियम बाहर हाई है, पोटेशियम अंदर हाई है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव दोनों तरफ है, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108 इज फोर्थ। कौन सा आरेख माइलिन रहित तंत्रिकाक्ष के भाग में सोडियम और पोटेशियम आयनों के वितरण को दर्शाता है जो विश्राम अवस्था में है? तो देखिए, पहला ए, सोडियम बाहर लो, अंदर पोटेशियम लो, ऐसा होता ही नहीं कभी भी, दोनों लो हो जाए। बी, सोडियम बाहर लो है जो नहीं होता, और इसमें बाहर नेगेटिव भी दे रखा है, ये भी गलत है। सी, बाहर सोडियम हाई है, अंदर पोटेशियम लो है, ये भी गलत है, और यहां पे एक तरफ चार्ज एक तरफ है ही नहीं, ये भी गलत हुआ। अब बात करते हैं डी की। डी में सोडियम बाहर हाई, अंदर पोटेशियम हाई, बाहर दोनों तरफ पॉजिटिव और अंदर दोनों तरफ नेगेटिव, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर होगा डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for grayish appearance of cerebral cortex? Cerebral cortex is outer 2 to 4 millimeter thick layer of cerebrum. It consists cell bodies of neurons without myelin sheath. You know well that cell bodies are not covered by myelin sheath. So appearance of these cell bodies in gray in the cerebral cortex impart grayish color due to highly concentration of cell bodies of neurons, because cell bodies are highly concentrated in cerebral cortex and about 10% of the total neurons of nervous system are present in gray matter of cerebral cortex. It is very important part of brain. So which of the following responsible for grayish appearance of the cerebral cortex? First option, neurons are absent in the gray matter, it is incorrect.
The dendrites are concentrated in the gray matter. No, here cell bodies are concentrated. Option second is also incorrect. The neuron cell bodies are concentrated in gray matter. It is correct option. The nerve fibers are concentrated in the gray matter. Nerve fibers तो होते हैं लेकिन उसका सिर्फ हेड वाला पार्ट होता है, साइटोन वाला पार्ट, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 109 इज थर्ड एंड इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो. 109 हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के धूसर रंग दिखने के लिए जिम्मेदार है. तो पहला ऑप्शन देखिए, जिसे डिस्कस करते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज एक जगह सांद्रित होते हैं, कोशिकाएं, और वहां माइलिन शीथ नहीं होता तो ग्रे अपीयरेंस होती है उसकी. दूसरे द्रव्य में न्यूरॉन्स अनुपस्थित होते हैं. ये बात पूरी तरह से गलत है, न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा. दूसरे द्रव्य में डेंड्राइट्स केंद्रित होते हैं, डेंड्राइट्स वगैरह नहीं होते, सेल बॉडीज होती हैं. न्यूरॉन कोशिकाएं दूसरे द्रव्य में केंद्रित होता है, ये बिल्कुल ठीक है. न्यूरॉन की जो कोशिकाएं हैं साइटोन, वही वहां पर केंद्रित होते हैं, या कह सकते हैं उसको सांद्रित होते हैं. केंद्रित से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा यहाँ पे, सांद्रित होते हैं. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. 109 को फोर्थ ऑप्शन देखिए, तंत्रिका तंतु दूसरे द्रव्य में केंद्रित होते हैं. तंत्रिका तंतु होते हैं लेकिन उनका केवल सेल बॉडीज होती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. तो 109 का सही उत्तर है 3. क्वेश्चन नंबर 110. An injury sustained in hypothalamus is most likely to interrupt. तो यहां पे आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि हाइपोथैलेमस काम क्या करता है, और वो उसमें चोट लग जाती है तो कौन कौन से काम खराब हो सकते हैं. तो ये थर्मो रेगुलेशन करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ये इमोशनल बिहेवियर का पार्ट भी है. यहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं. तो अगर हाइपोथैलेमस में चोट लगती है तो थर्मो रेगुलेशन खराब हो सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन खराब हो सकता है, इमोशनल बिहेवियर खराब हो सकता है, या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की कमी हो सकती है. अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी आर प्रेजेंट इन एसोसिएशन कॉर्टेक्स, एंड एसोसिएशन कॉर्टेक्स particularly in frontal part of brain and temporal part of brain. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यस, बिकॉज द हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर थर्मो रेगुलेशन. तो बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, खराब हो सकता है, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन of association cortex, particularly in frontal cortex, frontal lobe of the cerebral hemisphere. So it is also incorrect. Fourth, coordination during locomotion is maintained by cerebellum, not by hypothalamus. It is also incorrect. So correct answer of question 110 is second, regulation of body temperature when hypothalamus is injured. हिंदी में देखिए, हाइपोथैलेमस में लगी चोट के कारण सबसे अधिक विघ्न की संभावना किसमें है. तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और जो परासरण नियमन है इसको नियंत्रित करता है. बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त करने में, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर है उसको व्यक्त करता है. और हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. वो उनके श्रावण में प्रॉब्लम हो सकती है. ऑप्शन देखिए पहला, अल्पकालीन स्मृति और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई रिलेशन इसका है ही नहीं. ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है. शरीर के तापमान का नियमन ये डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें विघ्न आ सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है. निर्णय लेने जैसे कार्यकारी कार्य और ये फ्रंटल लोब से लिए जाते हैं, हाइपोथैलेमस से नहीं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हुआ. गमन के दौरान समन्वय सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क द्वारा लिया जाता है, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. तो 110 का सही उत्तर है दूसरा, सेकंड, शरीर के तापमान का नियमन, इसमें विघ्न उत्पन्न हो जाएगा. Which of the following match pair is correct? Here also focus on correct. First option, cerebellum integrates information received from auditory system. It is correct. Cerebellum receives the informations of movements, body movements from internal ear, particularly the vestibular part. एम्पुला, क्रिस्टी वगैरह इसमें होते हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशन मूवमेंट्स की लेता है और बॉडी को बैलेंस करता है. इट इज करेक्ट एंड वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी देखिए। सेरेब्रम कंट्रोल्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, नो, गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। थर्ड, थैलेमस कंट्रोल्स बायोलॉजिकल रिदम ऑफ बॉडी, थैलेमस का जो अपर पार्ट है एपिथैलेमस और उसमें पाई थी पिनियल बॉडी, वो बायोलॉजिकल क्लॉकिंग में हेल्प करता है, नॉट द थैलेमस, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। मेडुला ऑब्लोंगाटा मेंटेन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, the body orientation is maintained by cerebellum, not by medulla oblongata. It perform inward functions like gastric secretion, gut peristalsis, regulation of blood pressure, breathing and vomiting, coughing, sneezing, vasodilation, vasoconstriction, not the orientation. इससे ये भी इसका गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 111 और 111 इज फर्स्ट। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म सही है? पहला, सेरेबेलम श्रवण प्रणाली से प्राप्त जानकारी को एकीकृत करता है, ये बिल्कुल सही है। जो इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर भाग है वहां से बॉडी की जो मूवमेंट्स या गतियां होती हैं उनकी मूवमेंट्स को, उनकी इंफॉर्मेशन, इनकी सूचनाएं लेता है और शरीर को बैलेंस करने में या उसका संतुलन बनाने में सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। सेरेब्रम गैस्ट्रिक स्राव को नियंत्रित करता है, ये काम मेडुला का है, सेरेब्रम का नहीं है। थैलेमस शरीर के जैविक लय को नियंत्रित करता है, ये काम होता है पिनियल बॉडी का, इसलिए ये भी गलत हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा यहां मिसप्रिंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सही है, शरीर के अभिविन्यास को बनाए रखता है, शरीर के ओरिएंटेशन को बनाने में सेरेबेलम का रोल है, ना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का, इसलिए फोर्थ भी इनकरेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट और 111 का जो सही उत्तर है वो होगा फर्स्ट। उत्तर तो मैं पहले ही पता था, बस तीसरे, चौथे और दूसरे आंसर क्यों गलत है ये हमें सिलेक्ट करना था। 112 क्वेश्चन नंबर 112, Which of the following parts of brain constitute brain stem? तो ब्रेन स्टेम बनाता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसपे पूरा ब्रेन टिका होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर देता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन एंड पोन्स, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस नहीं बनाता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनाता। दूसरा ऑप्शन थैलेमस नहीं बनाता, मिड ब्रेन बनाता है, सेरेबेलम नहीं बनाता। पोन्स यस पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम नहीं है, मेडुला होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 112 और 112 इज थर्ड। हिंदी में देखिए, मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करता है? और इसका सही उत्तर है जो एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मध्य मस्तिष्क और पोन्स। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी किसी में भी ये पार्ट तीनों एक साथ नहीं है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, थैलेमस दिया हुआ है यहाँ दूसरे में, और लास्ट वाले में दिया हुआ है सेरेबेलम, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा गलत है और थर्ड इसका सही आंसर है। तो 112 का सही उत्तर है 3। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा मैच पेयर है? बिल्कुल ठीक है। पहला देखिए, यहां पे देखना करेक्ट, केमिकल सिनेप्सिस रेयरली फाउंड इन ह्यूमंस, नो, केमिकल सिनेप्सिस आर वेरी कॉमन बट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Synaptic vesicles found in postsynaptic neuron. Synaptic vesicles are found in axon terminal of presynaptic neuron. Therefore, option second is also incorrect. Nissens granules found in myelinated neurons only. No, it is found in cell body and dendrites of neurons, either myelinated or non-myelinated. Therefore, option third is also incorrect. Option fourth, action potential. Generation of nerve impulse, it is the correct. Other name of action potential is nerve impulse. So the correct answer of question 113 is fourth. निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म सही है? पहला उत्तर, रासायनिक सिनेप्स मनुष्य में बहुत कम पाए जाते हैं। ये
इलेक्ट्रिक सिनेप्स की बात कर रहे हैं जो मनुष्य में कम पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत है। दूसरा, सिनेप्टिक वेसिकल्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाते हैं, ये गलत है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हुआ। थर्ड, निसिल ग्रेन्यूल्स केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ये केवल नहीं, माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या नॉन माइलिनेटेड, उनके सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, इसलिए थर्ड भी इनकरेक्ट है। क्रियात्मक विभव तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति को बोलते हैं क्रियात्मक विभव, ये एक दूसरे के सिनोनिम से या पर्यायवाची है, इसलिए क्रियात्मक विभव या तंत्रिका आवेग एक ही बात है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही उत्तर है 4। 114 विच टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कंट्रोल करने वाले पार्ट है पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन is incorrect. Pons and hypothalamus is incorrect. Cerebrum and hypothalamus is also incorrect. Pons and medulla oblongata is correct option. Hypothalamus and pituitary gland, it is also incorrect. The correct answer of the question number 114 is third. मस्तिष्क की कौन सी दो संरचनाएं श्वसन को नियंत्रित करती हैं? तो ये एक तो होता है पोन्स और एक है मेडुला ओब्लंगेटा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। बाकी पोन्स के साथ हाइपोथैलेमस गलत है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस दोनों ही गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही उत्तर है 3। 115 स्टेटमेंट फर्स्ट, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट्स वाया स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, इट इज इनकरेक्ट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल द मूवमेंट्स of body, it controls the movement of the internal organs only, particularly in tubes. Of statement first is incorrect. Statement second, action potential generated in post synaptic neuron can only be excitatory. No, it may be excitatory or inhibitory. Statement second is also incorrect. So both statement first and statement second are incorrect. Option fourth. Option fourth is the correct answer of question number 115. 115 देखिए, कथन पहला, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र चिकनी मांसपेशियों और ग्रंथियों के माध्यम से शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, ये चिकनी पेशियों से केवल आंतरांगों के फंक्शन को नियंत्रित करता है और ब्लड वेसल्स में कर सकता है। तो कथन एक जो है वो गलत है। कथन दो, पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन में उत्पन्न क्रियात्मक विभव केवल उत्तेजक होता है, ये केवल नहीं होता, उत्तेजक भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, इसलिए कथन सेकंड भी इनकरेक्ट हुआ। तो कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा चौथा। 115 का जो सही उत्तर है वो है 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है। मायस्थीनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड, ए का हुआ सेकंड। बी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज द डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, बी फर्स्ट। टिटेनी, इट इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड और बॉडी फ्लूइड, सी का थर्ड। एंड डी, आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आर्थराइटिस स्टेट डी फोर्थ। तो ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, storehouse of calcium ion in the muscle fiber is sarcoplasmic reticulum. Calcium ions are stored in sarcoplasmic reticulum of skeletal muscles. First is the correct answer. Golgi body, sarcomere, sarcosome is not the correct answers. The correct answer of question number 117 is first. Sarcoplasmic reticulum is the storehouse for calcium. 117 क्वेश्चन देखिए हिंदी में, पेशी तंतु में कैल्शियम आयनों का भंडार होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये होता कहां है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्जी बॉडी में नहीं होता,
सार्कोमेयर में नहीं होता, सार्कोसोम में नहीं होता, इसलिए इसका सही उत्तर है पहला। 118 इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर इन ईच आई बैंड द थिन फिलामेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय Z line. It is a thin membrane, elastic membrane, and it is the Z line, not I line, A line or H zone. Correct answer of question number 118 is 2. 118 प्रत्येक आई बैंड के केंद्र में एक प्रत्यास्थ तंतु उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है Z रेखा। एक सार्कोमेयर का जो आई बैंड है, आई बैंड दो सार्कोमेयर के आपस में जुड़े होते हैं Z लाइन से, तो Z लाइन एक प्रत्यास्थ पतली सी परत है जो दोनों तरफ के जो आई बैंड्स के थिन फिलामेंट्स उनको आपस में जोड़ के रखती है। तो 118 का सही उत्तर होगा सेकंड, आई रेखा, ए रेखा या एच क्षेत्र नहीं होता। 119 मैक्रोफेग्स एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, दे फॉर्म सूडोपोडिया एंड शो अमीबॉइड मूवमेंट। इन ह्यूमन बॉडी ओनली मैक्रोफेग्स एंड ल्यूकोसाइट्स can perform amoeboid movement by forming pseudopodia, and they can leak out from the blood vessels, and the process is called diapedesis. So amoeboid movement is shown by macrophage and leukocytes, not the ciliary movement, not flagellar movement, and not gliding movement. So third is the correct answer of question number 119. 119 हिंदी में देखिए, वृहद भक्षाणु और ल्यूकोसाइट्स जो हैं इनमें अमीबीय गति होती है, पक्षमाभी, कशाभीय और विसर्पी गति नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर है 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट आर सूचर्स? सूचर्स आर द फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल, particularly in cranial bones. Fibrous joint, sutures are the fibrous joint, non-cartilaginous, not hinge, not synovial. So answer of the question number 120 is first. What are sutures? Sutures are the fibrous joints. 120 का हिंदी में देखिए, C1 क्या है? C1 एक तरह के सूचर्स हैं जो एक रेशि संधि है जो कपाल की अस्थियों के बीच में लगी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर है पहला। And thank you for listening and seeing the video of solution, and wish you all the very best for your next test. Thank you.